ज्ञान परमो धारक तन के धारी ध्यान सदा देवरिहन दर्शन ज्ञान शरण तपदारक इस दिगंबर मुद्राधार सो गुरुदेव बसोर मेरे नास क्रम कृत्य हो विकार। हे वाणी माँ सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना, हे वाणी माँ दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना, देखने वाले को देखने की शक्ति देना माँ, शक्ति देना। ये कथानक पद्म पुराण से लिया गया है। जिस समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित वन में घूम रहे थे, तो उस समय पर उन्होंने द्वय मुनिराजों पर उपसर्ग होते हुए देखा। गांव वालों ने उन्हें बताया, वो वहां पर गए और उन्होंने उपसर्ग दूर कर उस कथा को सुना। तो वो प्रसंग यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। सावधान होशियार महाराजा धीराज क्षेम कर अपनी महारानी बिमलोत्सव के साथ पधार रहे हैं। महारानी, आखिर आज आपके मन में ऐसी क्या विषय वस्तु जाग उठी कि आपने कहा कि आपको हमसे शीघ्र ही मिलना है? कहो क्या कारण है और किस लिए मिलना चाहते हैं? स्वामी, आज आपसे मिलने के लिए कोई महारानी नहीं आई है, बल्कि आप ही की प्रजा में रहने वाली कोई सामान्य प्रजा आई है। महारानी, मैं समझा नहीं। आप महारानी होने के बाद भी अपने आप को सामान्य प्रजा कह रही हो, आखिर कारण क्या है? स्वामी, जिस मां की गोद में दो लाल हो, जिस मां ने दोनों हाथों से छोटे छोटे बालकों को निवाले खिलाए हो, वो बालक छोटी अवस्था में उस मां के आंचल को छोड़कर चले गए हो। उस मां से पूछना उस पर क्या बीतती है। मैं आज आपसे आग्रह करने के लिए आई हूं। आप राजा हैं, आप न्याय कीजिए। एक मां की ममता पर न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। महारानी, मैं राजा हूं और राजा का दायित्व है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। मैं आपकी बात को भली भांति समझ पा रहा हूं। अवश्य ही आप अपने पुत्रों के विरह में दुखी हो, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूं। मैं भी दुखी हूं, परंतु कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ऐसे निर्णय लेने ही होते हैं। राजा जी नहीं, बाकी माताओं को देखो, सभी के पास में उनके उनके बालक हैं, और एक मैं महारानी होते हुए भी अपने बच्चों के वियोग में पल पल तड़प रही हूं, पल पल जी रही हूं। महारानी, परिवार का मुखिया होना कोई सामान्य बात नहीं है, और कोई पद मिल जाना और उसका निर्वाह करना वो भी सामान्य बात नहीं है। लोगों की उंगलियां उठ जाती हैं और कहती हैं कि देखो वो राजा है, कितने आनंद से रहता होगा। लेकिन उस राजा से पूछ कर देखो कि उस सिंहासन के अंदर कितने सूल हैं जिन पर वह बैठकर प्रजा पर शासन करता है। महारानी, आप स्त्री हो, आप अपने दुख को रोकर व्यक्त कर सकती हो,
लेकिन मैं पुरुष हूं, परिवार का मुखिया हूं। यदि मैं चाहूं तो भी मैं रो नहीं सकता, क्योंकि मेरे रोने से परिवार दुखी हो जाएगा, मेरे रोने से परिवार टूट जाएगा, मेरे रोने से चारों ओर सबका विश्वास और भरोसा छूट जाएगा। इसलिए सिर्फ अपने आसन को त्यागते समय यह ध्यान मुझे रहना चाहिए कि जिस समय पर मैं अपना आसन छोड़ूं, उस समय पर अपने से भी सुयोग्य किसी व्यक्तित्व को वहां पर बैठाऊं। यही मेरा दायित्व है और इसी के लिए मैंने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा है। और आप तो जानती हैं कि गुरुकुल के ऐसे नियम हैं, वहां पर कोई भी संदेश यहाँ का नहीं पहुंचाया जा सकता और ना ही उनका कोई संदेश हमारे पास तक लाया जा सकता। लेकिन महारानी, वो दिन अब दूर नहीं जब कुछ ही दिनों बाद हमारे बालक हमारे पास होंगे, दोनों बालक हमारे पास होंगे। सच कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे मंत्रीवर से सूचना मिली थी। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव ने कहा है कि अब उनकी शीघ्र ही शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और वह अपने नगर को लौट आएंगे। दोनों देखने में कैसे लगते होंगे? बचपन में दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसी को पता ही नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब बड़े हो गए होंगे तो कैसा प्रतीत होता होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कहो मंत्रीवर, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, द्वार पर गुरुकुल से एक दूत आया है जिसने यह संदेश दिया है कि आपके दोनों राजकुमार कल मध्यांतर में नगर प्रवेश कर जाएंगे। बहुत सुंदर, अति उत्तम। महारानी, कल मध्यांतर में हमारे दोनों पुत्र यहाँ नगर प्रवेश कर जाएंगे। कितने उत्सव का विषय है, कितनी खुशियों का विषय है। मंत्रीवर, कल राज्य में अवकाश घोषित कर दो। कल किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा, केवल उत्सव होगा। ये प्रजा देख सकेगी कि उनके होने वाले भाभी राजा आ रहे हैं, उनके होने वाले भाभी राजा आ रहे हैं। ठीक है महाराज, आपकी जय हो। राजा जी, दोनों पुत्र आए हैं, दोनों पुत्रों को दोनों बड़े हो गए हैं ना, तो राजा जी आते ही उनके लिए सुंदर सी दो कन्याएं ढूंढ लेना। मैं तो उनका सीधे विवाह कर देना चाहती हूँ। महारानी, तुम्हें बड़ी जल्दी है दोनों पुत्रों के विवाह करने की? हाँ राजा जी, मैंने अपनी सहेलियों से भी सुना है और मैं जानती भी हूँ कि बहू का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। जिनके घर में एक भी बहू होती है वो सास बहुत सुखी होती है। मैं समझा नहीं। जैसे अगर सास के पाँव में दर्द है तो वो बहू से कह देती है कि बहू मेरी पाँव में दर्द है, तो बहू पाँव दबाने लगती है। तो तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे फायदा ये होगा, दो बहुएं एक साथ आएंगी, मैं कहूंगी कि पाँव में दर्द है तो दोनों बहुएं एक साथ मेरे पाँव दबाएंगी। अच्छा। और मैं कहूंगी मेरे हाथ में दर्द है तो दोनों बहुएं एक साथ दोनों हाथ को दबाएंगी। अच्छा, जो भी रोया अपने स्वार्थ को रोया। और मैं कहूंगी मेरे सर में दर्द है तो दोनों बहुएं एक साथ मेरा सर दबाएंगी। महारानी, गलती से गले में दर्द मत बता देना, क्योंकि अगर एक बहू गला पकड़ ले तो सास को सांस आनी भारी हो जाती है, और अगर दो ने पकड़ा तो शायद प्राण ही निकल जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? देखो, ये तो स्वयं सास पर निर्भर करता है कि बहू को किस प्रकार रखना है। बस मैं उन्हें बड़े प्रेम से रखूंगी, बिटिया बना कर रखूंगी। हाँ महारानी, आप जैसी महिलाएं केवल एक ये छोटी सी भूल कर जाती हैं। बेटी जिस घर में बेटी बनकर रहती है वहां पर उसका दायरा कुछ और होता है, और बहू बनकर जिस घर में वो बेटी रहती है वहां पर दायरा कुछ और रहता है। इसलिए
बहू को बहू की मर्यादा में और बेटी को बेटी की मर्यादा में रहने दो, तभी संस्कार जीवित रहेंगे, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पहले तुम घर में लाकर बहू को बेटी बनाती हो और जब वो बेटी की तरह रहने लग जाती है तो फिर तुम ही उन पर ताने कसती हो। इसलिए बहू को बहू रहने दो और बेटी को बेटी रहने दो। हाँ, तो अब आप भी तो ससुर बनेंगे। तो मुझे क्या करना है? अब आपको ऐसा करना है, कोई इशारा करके ही आप महलों में प्रवेश करेंगे। मैं समझा नहीं। अरे जब घर में बहुएं रहेंगी तो आप ऐसे सीधे घर में नहीं आ सकेंगे। तो फिर कैसे आऊंगा? हाँ, ऐसा कर लूंगा, द्वार पर एक घंटा लटका दूंगा, जैसे ही प्रवेश किया करूंगा घंटा बजा दिया करूंगा। अरे नहीं, ऐसे थोड़े ही आते हैं घर में, थोड़ा इशारा। अरे तो कैसा इशारा करूं? बाहर ढोल टंगवाऊं, नगाड़े टंगवाऊं, दुदुम्बी टंगाऊं? बोलो क्या क्या व्यवस्था बनानी है? अरे राजा जी, थोड़ा सा खांस खकार के आना है। अच्छा, तो बताओ कैसे खांस के आओगे? तभी खांस लूंगा। नहीं नहीं, थोड़ा बताओ तो। ऐसे खांस दूंगा। ऐसे मत खांसना। क्यों? कहीं बहुओं को ऐसा लगा कि उनके ससुर को अस्थमा की बीमारी है तो कोई पास में भी नहीं आएगी। तो फिर कैसे खांसूं? थोड़ा हल्का खांसो, ऐसे करके। हाँ। ये ज्यादा कम है, आवाज भी नहीं जाएगी बहुओं के कानों तक। तो अरे बिल्कुल ही फंसा डाला तुमने तो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब आएंगी बहुएं घर में व्यवस्था बन जाएंगी। और हाँ, दोनों बेटों का विवाह एक ही लगन एक ही मुहूर्त में करूंगी और एक ही जगह से करूंगी। अगर रे ऐसा संभव नहीं हुआ तो? आप राजा हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं दोनों बेटों को एक ही साथ दूल्हा बनते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ, और जैसे ही वो घर में आएंगे मैं अपने पुत्रों के लिए अपने हाथ से भोजन खिलाऊंगी। बचपन में लड़ते थे कि माँ पहले निवाला तुमने उसको दिया उसको दिया, इसलिए मैं दोनों को एक साथ भोजन कराती थी और अब भी मैं दोनों को एक साथ ही भोजन कराऊंगी। मैं समझा नहीं। हमारे महल में इतने कारीगर हैं और इतने हलवाई हैं, उसके बावजूद भी आप भोजन बनाएंगे? राजा जी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। कारीगर का भोजन बनाते समय कैसा मन है, कैसा स्वभाव है, यह स्वयं ही जानता है और उसका स्वभाव भी वो भोजन में आ जाता है। यदि वह दुखी है, कपटी है, कसाय मन में है, तो वैसी वस्तुएं उस भोजन में बनकर आ जाती हैं। इसलिए सहदेव अपने पुत्र और पुत्रियों को भोजन माँ को स्वयं अपने हाथ से बनाकर ही खिलाना चाहिए। तुम्हें पाकर तो हम धन्य हो गए। ऐसा लगता है अब महल महल नहीं, महल मंदिर के समान हो गया है। हाँ, सूरज है वो मेरे चंदा है वो, सूरज है बे मेरे चंदा है वो मेरी आंखों के तारे हैं वो। जीती हूँ मैं उन्हें देख देख कर, जीती हूँ मैं उन्हें देख देख कर, वो मेरी आंखों के तारे हैं वो। सूरज हैं वो मेरे चंदा हैं वो मेरी आंखों के तारे हैं वो। जीती हूँ मैं उन्हें देख देख कर, वो मेरी आंखों के तारे हैं वो। सूरज हैं वो मेरे चंदा हैं। ठीक है महारानी, मुझे भी बहुत तैयारियां करनी है क्योंकि गुरुकुल से संदेश ही इतना देर से आया है कि एक रात्रि में क्या व्यवस्था बनाएंगे। हाँ ठीक है, मैं व्यवस्थाओं को खोजता हूँ, आप अपनी व्यवस्थाओं को खोजिए। ठीक है राजा जी। ठीक है मंत्रीवर। जी महाराज। सारे नगर में जैसा मैंने कहा है वैसी घोषणा कर दो और सब लोगों से कहना कि अपने द्वार पर रंगोलियां बनाए, तोरण द्वार सजाएं, क्योंकि वो भी तो देख सके कि उनके होने वाले राजा कितने सुंदर हैं और कितने योग्य हैं। ठीक है महाराज, ऐसी जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं ऐसा ही कार्य करूंगा, ऐसा ही कार्य करूंगा। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर वालों सुनो, हमारे महाराज की आज्ञा हुई है कि कल के दिवस अवकाश रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई राज्य कार्य, खेती कार्य नहीं होगा। सभी को अपने कार्य धाम छोड़कर अपने घरों के आगे चौक पुराना है, तोरण द्वार सजाना है,
क्योंकि दोनों राजपुत्र कल मध्यांतर में नगर प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ सबके भोजन की भी व्यवस्था महाराज की ओर से रखी गई है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिन महिलाओं के छोटे बालक हैं, जिन्हें दूध की आवश्यकता होती है, तो महाराज ने उनके लिए गौ का दूध मंगा के रखा है। और जो थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं हो गई हैं, जिनसे पूरी चपाती चपती नहीं है, उनके लिए खीर बनाई गई है। इसी प्रकार की व्यवस्था पुरुषों के लिए भी की गई है। तो कल किसी भी प्रकार का किसी के घर में कोई भोजन नहीं बनेगा, महाराज के यहाँ पर भी आपका भोजन होगा। हिले मिल मंगल गाओ रे, घरे घर दीप जलाओ रे, आएंगे राजकुमार, देखो आएंगे राजकुमार। हिले मिल मंगल गाओ रे, घरे घर दीप जलाओ रे, आएंगे राजकुमार, तो आएंगे राजकुमार। अश्वों पर हुए सवार वो दोनों राजकुमार, हो देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले। राजकुमार, छोटी आवाज, हल्की आवाज, हल्की। दोनों राजकुमार देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं, कौन छोटा है और कौन बड़ा है यह तो पता ही नहीं लगता। मैं कब तक महलों की अटारी पर खड़ी रहूंगी, ये तो शीघ्र ही महल के द्वार पर पहुंच जाएंगे। अश्वों पर सवार हैं, मुझे वहीं पर चलकर इनकी आरती उतारनी चाहिए। हाँ, आरती उतारनी चाहिए। देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले। भैया, जब हम अपने अश्वों पर चढ़े आ रहे थे तो तब सारा का सारा नगर हमें इस प्रकार देख रहा था मानो कोई अजूबा देख लिया हो। अरे भैया, ये दो जितनी भी प्रजा यहाँ पर है वो सारी की सारी हमें इस प्रकार इसलिए देख रही है, और यह सोच रही होगी कि आने वाले समय में दोनों में राजा कौन बनेगा। तो मेरा विचार तो ये है कि जिस प्रकार आज तक पिता ने अपने पुत्रों को लिए किया है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मतलब भैया? वो ये कि आज तक हर पिता ने अपने पुत्रों को संपत्ति बांट कर दी है। यदि पिताजी ऐसा कहेंगे कि दोनों पुत्रों को राज्य आधा आधा दे दिया जाए तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों भैया? वो इसलिए कि राज्य आधा आधा हो जाएगा तो शक्ति भी आधी हो जाएगी, और शक्ति आधी हो जाएगी तो कोई अन्य राजा हम पर आक्रमण करके तुम्हें भी जीत लेगा और मुझे भी जीत लेगा। इसलिए मैं पिताश्री से कहूंगा कि राजा वो आपको बना दें और मैं प्रजा की सेवा करूंगा। नहीं भैया, राजा आपको बनना है, मैं प्रजा की सेवा करूंगा, मैं प्रजा की सेवा करूंगा भैया। क्योंकि आपका जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। यदि 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अलग अलग हिस्सों में रहने लगते हैं तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, और जो एकजुट होकर रहते हैं उनकी एकता का लोहा, उनका गांव क्या, उनका नगर क्या, सारा देश जानता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा भी पिताजी कहेंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। दोनों में जिसको भी राज्य पिताजी देंगे उसे हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि दोनों में एक भाई राजा और दूसरा भाई उसकी सहायता करेगा।
हाँ भैया ऐसा ही होगा। और मेरे मन में एक विचार और आया है। क्या? वो ये कि जिस समय पर हम अपने अश्वों पर बैठे चले आ रहे थे, तब महलों के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को हमने देखा और वो मुझे देखकर खिलखिला रही थी, हंस रही थी भैया। उसने कुछ पुष्प भी मेरे ऊपर फेंकना चाहे, लेकिन दूरी ज्यादा थी, इसलिए वो पुष्प मेरे पास तक नहीं आ पाए। पिताश्री से मैं केवल इतना ही कहूंगा, भले ही सारा राजपाट मेरे भाई को दे दो, परंतु उस कन्या से विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। क्या कह रहे हो? ये सब तो पिताजी से मैं कहने वाला था। नहीं भैया, मैंने ये बात पहले रख दी है, तो इसलिए इस बात को पहले कहने का अधिकारी भी मैं हूं। जरूरी नहीं है कि वो बात पहले आप कहें। सारा राज्य मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो कन्या मुझे देखकर हंस रही थी, उससे विवाह मेरा ही होगा। नहीं भैया, उससे विवाह होगा तो केवल मेरा ही होगा। उससे विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। भैया, आप भी राजपुत्र हैं और मैं भी राजपुत्र हूं। जिस प्रकार अपने तर्कस से निकला हुआ बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ देने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार राजाओं के मुख से निकली हुई वाणी वो वापस नहीं आ सकती। आप क्या चाहते हैं? मैं केवल इतना चाहता हूं, उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा ही होगा। भैया, अब तो बात निर्णय की आ गई है। एक और आप उस पर अपना आधिपत्य जता रहे हैं और एक और उस पर अपना आधिपत्य मैं जमा रहा हूं। अधिकार मेरा ही है, क्योंकि प्रस्ताव पहले मैंने रखा है। यह प्रस्ताव तुमसे रखने की क्या आवश्यकता थी? मैंने तो केवल इतना सोचा कि प्रस्ताव सीधे माता के पास या पिता के पास रखूंगा, इसलिए मुझे कहने में देरी हो गई। उस कन्या से विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। तो ठीक है भैया, इस प्रस्ताव को लेकर महलों के अंदर जो सबसे पहले जाएगा वही उस कन्या से अपने विवाह का प्रस्ताव रखेगा। तो तुम युद्ध चाहते हो? जैसा आप उचित समझे, क्योंकि वहां पर पहले पहुंचने के लिए हम दोनों को अपने बल का तो प्रयोग करना ही होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां जाने से रोकूंगा। तो ठीक है, मैं कौन सा तुम्हें वहां जाने दूंगा, मैं भी वहां तुम्हें रोकूंगा। तो ठीक है, जिस गुरु से विद्या तुमने पाई है उसी गुरु से विद्या मैंने पाई है। जिस मां से तुमने जन्म लिया है उसी मां से मैंने जन्म लिया है। जिस पिता के पुत्र तुम कहलाते हो उसी पिता का पुत्र मैं कहलाता हूं। तुम्हारी बात का प्रत्युत्तर तो मैं अवश्य ही दूंगा। वो मेरी है, उससे मेरा विवाह होगा। वो मेरी है, उससे मेरा विवाह होगा। वो मेरी है। अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। अरे मर गया। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? द्वार पर पहुंचने से पहले यहाँ नगर के चौराहे पर क्यों अपने पिता के सम्मान को इस मिट्टी में मिला रहे हो? कम से कम ये तो शर्म की होती। तुम राजपुत्र कहलाते हो और यहाँ आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। आखिर किस कारण लड़ रहे हो, ये तो बताओ मुझे। मुझसे क्या पूछते हो? पूछना है तो उसी से पूछो। कुलभूषण, आखिर हुआ क्या है? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो? देखो, सारा प्रजा का जम्मू यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो तुम्हारे आगमन की खुशियां मना रहा था। अभी वो तुम दोनों का तमाशा देख रहा है। स्वयं को क्यों तमाशा बनाते हो? आखिर हुआ क्या है, ये तो बताओ। मुझसे क्या पूछते हो? पूछना है तो भैया से पूछो, उन्होंने ही बात बढ़ाई है। ना ये कुछ बताता है ना वो कुछ बताता है। ऐसा करो, दोनों भाई मिलकर मेरे साथ महल के द्वार पर चलो। वहां आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काका श्री,
जब तक हम दोनों में निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। यहां से आगे नहीं जाओगे? आखिर निर्णय किस बात को लेकर है? जब निर्णय हो जाएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। वो मेरी है तो मेरी ही रहेगी। अरे वो मेरी है तो मेरा ही होगा। राजा जी, अरे ठहर जाओ, अरे रुक जाओ, वो मेरी है। अरे ठहर जाओ, अरे वो मेरी है। रुक जाओ, अरे ठहर जाओ। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी। प्रणाम माता। प्रणाम पिताजी। जीते रहो। प्रणाम माता। जीते रहो पुत्र। पुत्रों, यहां नगर के चौराहे पर तुम्हारे रुकने का क्या कारण है? मंत्री वर भी अपने हतप्रस्त थे और कह रहे थे कि आप दोनों यहां पर आना ही नहीं चाहते। आखिर हुआ क्या है? पिताजी मुझसे क्या पूछते हो? भैया से पूछो। पुत्र, आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई है कि तुम दोनों के कदम यहां पर रुक गए हैं? बोलो, आखिर कारण क्या है? पिताश्री, मैंने अपने भाई से कहा कि सारे राजपाट को तुम स्वीकार कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु महलों के ऊपर जहां बचपन में आप हमें अपने कांधे पर बैठा कर चांद दिखाते थे, आज वहां दिन में मैंने चांद देखा है। अरे, दिन में सूर्य निकलता है, चंद्रमा थोड़ी। पिताजी, मैंने वहां एक चंद्रमा के समान सुंदर सुहुड़ सी कन्या को देखा है और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। महारानी, इतनी जल्दी हम तो किसी को निमंत्रण नहीं दे पाए। क्या तुम्हारे किसी सगे संबंधी के परिवार से कोई कन्या यहां पर आप आई है जिसको देखकर हमारे पुत्र लालायित हो रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी राजकन्या है जिसे इन पुत्रों ने देख लिया? नहीं राजा जी, कोई भी तो राजकन्या नहीं आई है। भला इन्होंने किसको देख लिया ये भी मुझे पता नहीं है। पुत्र, तुमने किसको देखा? माँ, वो बहुत सुंदर कन्या है। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आज चंद्रमा भी धूमिल पड़ गया हो, मानो आज सूर्य का तेज भी उसके सामने फीका पड़ गया हो। माँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, उससे विवाह हो तो मेरा हो, उससे विवाह हो तो मेरा हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उसका विवाह तुमसे हो, उसका विवाह तुमसे हो, आखिर किससे हो? महारानी, तुम हमेशा ये कहती थी कि दोनों का विवाह आते ही करा देना। देखो, तुम्हारी भावना का ये प्रभाव पड़ा कि ये वहीं से तैयार होकर आ रहे हैं कि हमारा विवाह कर दो। इसलिए पहले आने देना चाहिए था, उसके बाद ये विचार कर लेना चाहिए था। नहीं राजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अवश्य ही इनको कोई भ्रांति हो गई होगी। हाँ, ऐसा करते हैं, स्वागत की सारी तैयारियां यहीं पर ले आते हैं। इनका मन बट जाएगा तो फिर ये महलों में चलेंगे। हाँ, फिर इन महलों में चलेंगे। मंत्रीवर, सारी तैयारियों को यहीं पर ले आओ। जो आज्ञा महारानी, जो आज्ञा। पुत्रों, अभी भी कहता हूं, द्वार तक चलो, वहां पर जोर शोरों के साथ तैयारियां हैं। नहीं पिताजी, जब तक निर्णय नहीं होगा हमारे कदम यहां से आगे नहीं जाएंगे। महारानी, अरे शीघ्र आओ। दोनों बच्चे आपस में पता नहीं किस जिद पर अड़ गए हैं कि जिद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। बेटा, दोनों बेटे इधर मुख करो। दोनों की आरती उतार कर बलैया लेना चाहती हूँ। हाँ बेटी, आरती उतारो। पिताश्री, ये वही कन्या है जिससे हम विवाह करना चाहते थे। पुत्रों, इस कन्या से तुम विवाह करना चाहते थे? इस कन्या से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। क्यों पिताश्री? क्या हम अयोग्य हैं? क्या हमें कोई योग्यता नहीं है कि हमारा विवाह हो सके? हम एक राजपुत्र हैं, विद्याओं में निपुण हैं
और सौंदर्य भी शायद किसी से कम नहीं है, तो फिर इस कन्या का विवाह हमसे क्यों नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चुप हो जाओ। क्यों पिताश्री, आप हमें चुप करना क्यों चाहते हैं? तुम्हारा विवाह उससे नहीं हो सकता। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि उससे हमारा विवाह क्यों नहीं हो सकता? अरे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तुम दोनों की बहन है। वाह राजा जी वाह, राजा हो तो आपके जैसा। हम दोनों भाइयों में उस कन्या को लेकर विवाद हो गया तो आपने उस कन्या को हमारी बहन बना दिया। अरे नहीं, तुम्हारे जाने के उपरांत उस कन्या ने घर में जन्म पाया। यहाँ की कोई सूचना वहां तक नहीं दी जा सकती थी, इसलिए सूचना आपके पास तक नहीं जा पाई। बचपन से जब से वो बड़ी हुई है तब से लेकर अब तक तुम्हारे विरह में यही इंतजार करती रही कि उसके 2 भाई आएंगे, दोनों भाइयों की कलाई में वो भर भर के राखियां बांधेगी, भर भर के वो राखियां बांधेगी। हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन है और इसने तुम्हारे गुरुकुल जाने के उपरांत घर में जन्म पाया है। सच कह रही हो मां? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूं। तो हम ये कौन सा ज्ञान प्राप्त करके लौटे? ये वो नैन जो भगवान को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो गुरु को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो पिता को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो मां को देखने में धोखा नहीं खाते, आज अपनी ही सगी बहन को देखने में धोखा क्यों खा गए? क्यों? मैं समझ गया मां, कारण केवल एक ही रहा कि हर माता पिता ने अपने पुत्र को केवल यह सिखाया कि जो तुम्हारी सगी बहन है वो तुम्हारी बहन है। यदि माता पिता ने यह सिखाया होता कि जब तक तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार नहीं हो तब तक संसार की सभी नारियां तुम्हारे लिए माता बहन है, तो यह अपराध हमसे कभी नहीं होता, यह अपराध हमसे कभी नहीं होता। मां, इसी भ्रांति में केवल हम ही नहीं, सारा देश भटक रहा है। इस सारे देश को इस भ्रांति से मुक्त करने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। क्या कह रहे हो भैया? बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मां, ये गलती हमसे इस बार हुई है, ये गलती हमसे फिर बार बार ना हो, इसलिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। क्या कह रहे हो पुत्र? क्या कह रहे हो? भैया, जो अपराध मुझसे हुआ है यह अपराध मुझसे भी जीवन में दोबारा ना हो, इसलिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। क्या कह रहे हो पुत्र? क्या कह रहे हो? वो सिंहासन, वो राजपाट, वो सब तुम्हें पुकार रहा है और तुमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। हाँ पिताश्री, और अब हम महलों में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बार बार हमारी दृष्टि हमारी बहन पर जाएगी तो हमें स्वयं को अपराध बोध होता रहेगा। संसार में और किसी पुरुष से अपराध बोध ना हो, उन्हें समझाने के लिए और स्वयं की आत्मा को समझने के लिए हम ये नगर छोड़कर वन विहार जा कर रहे हैं। नहीं पुत्रों, नहीं। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? घर त्यागने का कार्य तो बेटी करती है। एक पिता के घर में अगर 4 बेटे हों तो 4 के 4 घर में रहते हैं। अगर एक बेटी हो तो भी उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। घर छोड़ने का कार्य बेटी का है। बेटी अपने घर को छोड़कर पराए घर जाती है। बेटे चाहे संख्या में कितने भी हों, वो सब के सब पिता के घर में रहते हैं, वो सब पिता के घर में रहते हैं। बेटी, जब एक बेटी अपने घर का त्याग कर अपने पिता की इच्छा से वर का वरण करके दूसरे घर जाती है तो वो एक कुल नहीं 2 कुलों का नाम रोशन करती है। लेकिन जब घर का बेटा या घर की बेटी गृह का त्याग करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो वो अपने कुल का नहीं, अपने नगर का नहीं,
पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। मेरे पुत्रों, मैं दुखी हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको आशीष दे सकूं, लेकिन मुझे डर सता रहा है कि इतनी छोटी आयु में तुमने इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है और अपने कदम वन विहार की ओर लेकर जा रहे हो। ये आयु मेरी वन विहार जाने की है, तुम्हारी नहीं है पुत्रों। तुम राजपाट संभालो, अपनी बहन को विदा करके चले जाना, क्योंकि आज तक कोई पिता इतना शक्तिवान नहीं हो पाया जो अपनी बेटी की डोली विदा कर सके। बेटी हमेशा भाई के कांधों पर जाती है, इसलिए अपनी बहन को विदा करके चले जाना, अपनी बहन को विदा करके चले जाना। देखो अपनी माँ की ओर, तुम्हारे विरह में अब तक उसकी आंख से आंसू सूख गए। यदि तुम इस समय पर उसे छोड़कर चले गए तो वो रो रो कर माथे पटक पटक कर बढ़ जाएगी, पटक पटक। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहना को ना रुलाना, भैया मेरे छोटी बहना को ना रुलाना। भैया अभी घर को छोड़कर मत जा, मेरी माँ तुम्हारे विरह में रो रो कर मर जाएगी, और वो मेरे पिता जिनके कांधों की अब शक्ति छूट रही है, वो कैसे रह पाएंगे, वो कैसे रह पाएंगे, वो कैसे रह पाएंगे। बेटा, पुत्र तुम नहीं जाओ, पुत्र पुत्र तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, पुत्र तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे बेटे नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे बेटे नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी इतना न तड़पाओ, लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। नहीं पुत्रों, तुम इस प्रकार हमें छोड़कर नहीं जा सकोगे, पुत्रों इस प्रकार तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकोगे। ये आयु तुम्हारी श्रृंगार करने की है, इस आयु में तुम्हें श्रृंगार करना है। ये गलियां, ये नगर, ये चौबारे, उन्हें छोड़कर तुम नहीं जा सकते पुत्रों, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। उड़ चला पंछी रे उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। नहीं मेरे पुत्रों, तुम नहीं जाओगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐ नगर वालों, देखो तुम्हारे होने वाले राजा हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये मेरी किसी बात को सुनते नहीं है, हो सके तो कोई उन्हें समझाओ, कोई तो रोको इन्हें, कोई तो रोको। आज है सुनी सुनी शहर की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझा गई गलियां। आज है सुनी सुनी शहर की गलियां, बाग
रुक जा रे, रुक जा रे मेरे लाल, रुक जा रे, पार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, सीने से लग जा मेरे, बार चले आओ, लौट के आ जाओ, तुम 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 लौट के आ जाओ, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। अब इन रत्नों को कौन पहनेगा, अब इन आभूषणों को कौन पहनेगा? अरे कोई तो बुला लाओ मेरे पुत्रों को। अब तक तो एक आस लगी थी एक दिन पुत्र लौट कर आएंगे, अब किस आस के सहारे जीना है? हे प्रभु, जितनी भी मेरी आयु हो उस आयु को यहीं पर समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। महारानी, ये समय शोभ करने का नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का है कि तेरी कोख से ऐसे धन्य दो लाडले पुत्रों ने जन्म लिया जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना है। आज मैं धन्य हो गया, मैं गदगद हो गया कि मैं उन पुत्रों का पिता हूं, मैं उन पुत्रों का पिता हूं, मैं उन पुत्रों का पिता हूं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं नृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। याद कीजिए, ये तो केवल एक नाटक है, जब सत्य में हुआ होगा तो क्या प्रसंग रहा होगा। लेकिन याद कीजिए, दो युगल मुनिराज यहाँ पर बैठे हैं। आज हम जय घोष करते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपने हृदय के कलेजे को यहाँ तक छोड़ा होगा, वो किस विरह से जी होगी, किस विरह से उसने अपने मन को सांत्वना दी होगी। बोलिए ऐसे विश्व विजय सागर महाराज जी और विशुभ सागर महाराज जी की जय। क्योंकि बहुत छोटी आयु में विशुभ सागर महाराज जी ने दीक्षा ली है। वो ऐसी आयु है कि उस समय पर हर कोई ये सोचता है, महाराज जी कुछ थोड़ा सा अपने सामाजिक रूप से कह दूं तो कुछ बुरा तो नहीं लगेगा, मतलब 18, 19, 20 साल की उम्र में जहां पर लड़के मोबाइल में ये ढूंढते हैं कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, 4 गर्लफ्रेंड है, उस समय पर उन्होंने वैराग्य वधू को रम लिया था। ऐसे गुरुवर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। गुरुदेव का कथानक को कहते हुए कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुदेव के चरणों में बार बार सतवंदन सतवंदन। जोरदार तालियां बजाएं निशांत के लिए। हमारे आसपास